सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ जब सभी के साथ ट्रू इमोर्टल आइलैंड में पहुंचा तो वहाँ काफी पावरफुल इमोर्टल भी आ रहे थे। शियाओ 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल को देखकर हैरान हुआ। उसे बताया गया कि ये पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं। साथ ही वहाँ एक डिवाइन बेल भी प्रकट हुई थी जो असल में युआनजुंग इमोर्टल किंग थे, जो किसी कारणवश इस बेल फॉर्म में फंस गए थे और वो सालों बाद एकांत कल्टिवेशन के बाद दिखाई दिए थे। वो सभी ट्रू इमोर्टल आइलैंड के उस मेन हॉल में आ गए थे जहां सभी पेटिशनर मौजूद थे और वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांट रहे होते हैं और कल्टिवेशन मेथड के बारे में चर्चा कर रहे थे। पर शियाओ कुछ बोल नहीं रहा होता। सभी को लग रहा था कि शियाओ उनसे अपनी पावर छिपाने लगा, पर शियाओ का दाव मेथड अलग होने की वजह से वो उन्हें दिखा नहीं रहा था। पर फिर स्वॉर्डमैन के कहने पर उसने सभी को अपनी 3 इमोर्टल एनर्जी स्टेन दिखाए। एशियन फिनिक्स के पास भी 3 इमोर्टल एनर्जी स्टेन मौजूद थे। वो शियाओ की पावर का टेस्ट करने के लिए उसे एक अलग ही रियल्म में ले आई। शियाओ अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी लाइटनिंग पावर को दाओ एनर्जी सीड लाइटनिंग के साथ मिक्स करता है और अपनी कुनपेंग व्हील को बाहर निकाल लेता है। एशियन फिनिक्स भी अपनी डिवाइन बॉडी को बाहर निकाल लेती है, जो भी काफी पावरफुल नजर आ रही थी। उन दोनों की पावर सेम लेवल पर होने से एक तेज विस्फोट होता है। अब हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। फेरी आइलैंड बॉय अपने बर्ड पर बैठकर उस हॉल में आता है। वहाँ मौजूद पेटिशनर उससे पूछते हैं कि हम इस जगह पर आधे महीने से मौजूद हैं, पर किसी भी महान लोग यहाँ नहीं आए और किसी ने भी हमें पढ़ाना स्टार्ट क्यों नहीं किया। फेरी आइलैंड बॉय बोलता है कि मास्टर वू जिंग को लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने इतिहास की लंबी नदी को पार कर लिया हो, यानी उन्होंने भविष्य की एक झलक दिखाई दी जिससे वो सभी परेशानी में है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी भी वहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं और यहाँ रहकर एक नई शुरुआत कर सकते हो और अपने तरीकों से ही चीजों को सीख सकते हो। अभी 6 से बाद इमोर्टल किंग मानव जगत के पुनर्जन्म की संभावना का अनुमान लगाने में लगे हुए हैं, इसीलिए उनके पास भी वक्त नहीं है। स्वॉर्डमैन मजाक में बोलता है कि युआनजोंग ने वादा किया था कि इस बार वो हमें अपने पेतरे बताएंगे, पर अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि युआनजोंग इमोर्टल किंग अपने वादे से मुकर रहे हैं, इसीलिए क्या अब वो अपना नाम बदलने वाले हैं। शियाओ को भी इस बात पर हंसी आ जाती है और वो बोलता है कि इस जगह का माहौल वाकई काफी ज्यादा अच्छा है। इस यंगर जनरेशन को सिर्फ सम्मान की आवश्यकता है। ये लोग उन महान लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं जो हजारों लोगों के लिए एक मिसाल है। शियाओ अब कई दिनों तक फ्लावर गर्ल, स्वॉर्डमैन और एशियन फिनिक्स के साथ ही रहा। वो अब अच्छे दोस्त बन गए और साथ में वक्त गुजारा करते थे। इससे उनमें काफी गहरी दोस्ती हो गई। अब शियाओ और स्वॉर्डमैन एक दूसरे से सीखने के लिए स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। वो देखना चाहते थे कि उनकी स्किल एक दूसरे से कितनी बेहतर है। दोनों ही तलवारबाजी में काफी माहिर थे, लेकिन एक तेज टकराव से दूर हो जाते हैं। पर शियाओ के पास थंडर पावर होने से वो एक तेज अटैक करता है जिससे स्वॉर्डमैन इमोर्टल को हार माननी पड़ती है। वो शियाओ से बोलता है कि भाई वांग, अब वक्त आ गया है। हम काफी वक्त से साथ थे, पर अब तुम्हें मुझे अलविदा कहना होगा। मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिल पाएंगे क्योंकि हमारे जीवन में अनंत वर्षों का अंतर है। शियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहना क्या चाहते हैं और वो सोचता है कि क्या ये समझ चुके हैं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। एशियन फिनिक्स बोलती है कि अभी हम तुमसे जो बात कर रहे हैं ये हमारी आखिरी बात होगी और हम दोबारा एक दूसरे को कभी भी देख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं काफी बुरा महसूस कर रही हूँ। फ्लावर गर्ल भी रो रही थी। वो बोलती है कि भाई वांग, मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहना चाहती, पर हमें जाना ही होगा। शियाओ पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम सभी कहाँ जा रहे हो। बाकी सभी मोटल भी वहाँ गए थे। शियाओ बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम लोगों को पता चल गया है कि मैं इस युग का नहीं हूँ और ना ही इस जगह का हूँ, पर वो कुछ जवाब नहीं देते और स्वॉर्डमैन इमोर्टल शियाओ से अलविदा बोलता हुआ कहता है कि शायद हम सभी इमोर्टल में से कोई इस दुनिया में दोबारा तुमसे मिल पाएगा। और अब वो आगे बढ़ने लगता है। फ्लावर गर्ल शियाओ के पास आकर कहती है कि मैं काफी सैड हूँ, पर मुझे वास्तव में जाना होगा और अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। एशियन फिनिक्स शियाओ से कहती है कि वांग, तुम्हें अच्छे से जीना होगा और कोशिश करनी होगी कि तुम बहुत जल्दी ना मर जाओ, और वो भी वहाँ से जाने लगती है। पर शियाओ उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और बोलता है कि ऐसी बातें मत करो और प्लीज मुझे बताओ कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और तुम सभी कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और तेज लाइटनिंग के साथ काले बादल वहाँ छा जाते हैं। स्वॉर्डमैन बोलता है कि वो सभी आ रहे हैं, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। तभी वहाँ डार्क क्लाउड के अंदर इविल आई नजर आती है और काफी सारी केओस एनर्जी उन सभी इमोर्टल की तरफ टेंटिकल
इमोर्टल्स के रूप में बढ़ रही थी, वो सभी इस मुसीबत के लिए तैयार हो रहे थे और अब वो इससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो डार्क एनर्जी इतनी शार्प थी कि वो इमोर्टल्स को मारते जा रही थी। शियाओ ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है। वो भी सभी इमोर्टल की मदद करने के लिए अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है, पर उसके अटैक से उन डार्क एनर्जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। शियाओ समझ जाता है कि वो इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। इस जगह पर इमोर्टल युआन जोंग और 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल भी मौजूद थे, जो भी इस डार्क एनर्जी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। स्वॉर्डमैन, फ्लावर गर्ल और फिनिक्स गर्ल भी तेजी से उन डार्क एनर्जी पर अटैक कर रहे होते हैं और उन डार्क टेंटिकल को उनके पास पहुंचने से रोक रहे थे। फ्लावर गर्ल अपनी मल्टीपल फ्लावर टेक्निक से डार्क एनर्जी को खत्म कर देती है, पर अब कई सारे केओस टेंटिकल उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे वो बच नहीं पाती और एक डार्क टेंटिकल उसे इंजर्ड कर देता है। शियाओ ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। किरिन बीस्ट भी दूर गिरने लगता है और वो एक वॉइड पोर्टल के थ्रू वहां से गायब हो जाता है। शियाओ फ्लावर गर्ल को बचाने के लिए तेजी से उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ आर पार निकल जाता है, क्योंकि ये सब एक इल्यूजन था और ये घटनाएं हजारों सालों पहले ही घटित हो चुकी है। फ्लावर गर्ल तेजी से नीचे गिर जाती है। शियाओ उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। फ्लावर गर्ल उसे बोलती है कि तुमने देखा ना कि ये मेरा अंत है, इसीलिए मैं तुम्हें अलविदा कह रही थी और अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। शियाओ को उस केओस एनर्जी पर काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ आपदा आने वाली है। स्वॉर्डमैन भी घायल होकर नीचे गिर गया होता है। वो खुद को संभालता है और शियाओ को बोलता है कि ये सब हमने इसीलिए किया था कि हम तुम्हें दिखा पाए कि हम सभी इमोर्टल का अंत आखिर कैसे हुआ था और हम कैसे दुनिया से गायब हो गए। हम इमोर्टल्स को कितनी क्रूरता के साथ मारा गया। बाकी सभी इमोर्टल उस केओस एनर्जी से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो जीत नहीं पा रहे थे। स्वॉर्डमैन शियाओ को बोलता है कि फ्यूचर में तुम्हें भी इस केओस एनर्जी का सामना करना होगा और इससे लड़ाई लड़नी होगी। और अब एक डार्क टेंटिकल उस फेरी आइलैंड बॉय को भी खत्म कर देता है। शियाओ को यह सब देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। स्वॉर्डमैन बोलता है कि हमने जीतने की काफी कोशिश की और वापस से उस डार्क एनर्जी पर अटैक करने जाता है और उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। एशियन फिनिक्स भी डार्क एनर्जी पर अटैक करने लगती है और बोलती है कि वांग, तुमने देखा ना कि ये केओस कितना खतरनाक है, फ्यूचर में ये फिर से आने वाला है, तुम अब भ्रमित नहीं हो सकते। शियाओ सोचता है कि यह नजारा इन इमोर्टल की महान पावर के द्वारा बनाया गया एक चमत्कार है, जिससे मैं इस पुरानी लड़ाई को देख पा रहा हूँ और इस दृश्य का गवाह बना हूँ। फ्लावर गर्ल बोलती है कि 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल भी इस एनर्जी का सामना नहीं कर पा रहे और अब मेरे अंत का भी वक्त हो चला है। वो मरना नहीं चाहती, पर उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। एशियन फिनिक्स शियाओ को बताती है कि सभी लोगों ने अपने टेंटिकल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए अपनी महान जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और इस प्राचीन शक्ति को रिक्रिएट किया। शियाओ बोलता है कि यह सब अगर प्राचीन समय में घटित हुआ था तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुमसे बात कैसे कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों तक कैसे रहा। वो बताती है कि कई सारे एल्डर इमोर्टल के पास अनोखी जादुई शक्तियाँ थी जिससे तुम हमारे साथ जुड़ पाए और ये सब तुम्हारे ताओ की वजह से हुआ और तुम इस स्मॉल वर्ल्ड के साथ जुड़ गए और इस अतीत ने तुम्हें अंदर खींच लिया और अब उसे अपने रियल्म में ले आई थी। वो बताती है कि फ्यूचर के खतरों से तुम्हें अवगत कराने के लिए महान इमोर्टल्स ने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें विजन दिखाया। शियाओ सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का मेथड होगा जिससे एक नए युग के व्यक्ति को प्राचीन युग में ले जाया गया और मैं यहाँ 1 महीना रहा। एशियन फिनिक्स से बताती है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर हम पास्ट को नहीं बदल सकते और हम सभी सिर्फ अवशेष बनकर रह गए और हमने अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने की कोशिश की थी। एशियन फिनिक्स को भी उस डार्क एनर्जी ने जकड़ लिया था और अब सभी इमोर्टल उस केओस एनर्जी के सामने लाचार थे। शियाओ बोलता है कि मैं इस प्राचीन नजारे को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, पर इसे बदलने के लिए शक्तिहीन हो। उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि उसके सामने ही उसके दोस्त मारे जा रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो बोलता है कि अगर मैं और ज्यादा पावरफुल होता तो अभी तुम्हारे साथ लड़ सकता था। अब वो 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल और डिवाइन बेल भी नष्ट होने लगते हैं। शियाओ पूछता है कि तुम मुझे अकेले को इस जगह पर क्यों लेकर आए, पर अब वो एशियन फिनिक्स भी उस डार्क एनर्जी की चपेट में आ जाती है, पर वो मरने से पहले बोलती है कि शायद सीनियर को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिससे उन्हें आशा मिल सके। स्वॉर्डमैन उसे नीचे ले आया होता है और वो बोलता है कि सीनियर भी इस लड़ाई में नहीं बचे और इस तरह हम सभी का अंत हुआ और अब उसकी स्वॉर्ड भी टूटकर
दो हिस्सों में बढ़ जाती है और उनकी बॉडी नष्ट हो जाती है। शियाओ एक वचन लेता है कि यंग लोग अगर फ्यूचर को प्रभावित कर सकते हैं और मुझे यहाँ बुलाया गया, अगर मैं काफी ज्यादा मजबूत होता तो मैं पास्ट को बदलने के लिए एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर पाता जिससे तुम सभी को बचाया जा सकता है, पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और अब वो असली दुनिया में आ जाता है जहाँ वो पर्पल बेम्बू फॉरेस्ट में था, पर अब वो खंडर बन चुका होता है। शियाओ के आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया। वो उन्हें अलविदा कहता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं किसी दिन तुम सभी से फिर से मिल पाऊंगा। शियाओ जब आगे आता है तो उसे स्वॉर्डमैन की कटी हुई तलवार दिखाई देती है, पर जब वो उसे उठाता है तो धूल बनकर नष्ट हो जाती है। शियाओ उन सभी को रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैंने हाल ही में प्राचीन इमोर्टल के दोस्तों का एक ग्रुप बनाया, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें मरते हुए ही देख सका। क्या इस सब विजन का उद्देश्य मुझे अराजकता की क्रूरता का एहसास दिलाना था कि अराजकता पावरफुल लोगों को भी नहीं बख्शती? क्या ऐसा हो सकता है कि जब ये अराजकता दोबारा आए तब मेरे दोस्त भी एक एक करके ऐसे ही मारे जाएं? पर वो डिसाइड करता है कि अगर ऐसा सर्वनाश फिर से दिखाई दिया तो वो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कभी नहीं होने देगा। और अब वो उस एशियन सिटी की तरफ वापस आगे बढ़ने लगता है जिससे वो इस ट्रिप को पूरा कर पाएगा और साथ ही जान पाएगा कि इस जगह पर कौन से खतरे छिपे हुए हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।